नमस्कार, मैं हूँ विमलेश सिंह और आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। इनसाइडर स्टोरी के आज इस कहानी में मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा जिससे आप लोगों को आत्मा, भूत प्रेत जैसी कहानियों में यकीन हो जाएगा। क्योंकि एक ये ऐसी कहानी है जिसे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी सर्टिफ़ाइड किया है कि ये कहानी असली है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के 50 वैज्ञानिकों की टीम ने और कुछ इंडिया के जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या जो पुनर्जन्म जैसी कहानियों की जांच परख करते हैं, उसमें ये भारत की इकलौती ऐसी कहानी है जिसे सर्टिफाइड किया गया कि हाँ, ये बिल्कुल सही कहानी है। और आगे मैं जो कहानी बताऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है 70 के दशक की, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा की। जनपद इटावा के एक गांव है शरीफपुरा। शरीफपुरा गांव में एक ठाकुर दंपत्ति रहा करते थे जो बेहद गरीब और उस समय का वो ग्रामीण इलाका जो पिछड़ा हुआ, न बिजली न पानी न सड़क न अस्पताल, कोई व्यवस्था ढंग से नहीं। उस समय का ऐसा समय था कि रोजगार भी नहीं था गांव में। तो लोग बाहर रोजगार करने जाते थे, जैसे दिल्ली, बम्बई, आगरा कमाने जाते थे। तो लगभग गांव के सभी मर्द जो थे वो बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में। तो उन ठाकुर दंपत्ति के परिवार में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था सुमित्रा। ये सन 1968 में लड़की पैदा हुई थी। सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन पिता जो उसके थे वो बाहर ही रहते थे दिल्ली में काम के सिलसिले में। सुमित्रा लगभग 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद में पिता आए थोड़े दिन और रहे, फिर चले गए वापस काम करने के लिए दिल्ली। सुमित्रा ने अपना पूरा बचपन अपने ताऊ के यहाँ बिताया, बगैर माँ के प्यार के। अकेले गुमसुम सी रहने वाली लड़की एकदम से टूट गई माँ के जाने से। 70 के समय की बात है, आप लोग समझ सकते हैं उस समय कैसा माहौल रहा होगा। उसके पिता ने 13 वर्ष की उम्र में जगदीश सिंह नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। इटावा में ही, अपने गांव के आसपास में उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में जहाँ उसकी शादी हुई थी, उसके परिवार में भी उसके सास ससुर और हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था। हस्बैंड भी बाहर रह के काम करता था। शादी के थोड़े दिन बाद तो वो साथ में रहा, लेकिन उसके बाद में वो भी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। सुमित्रा फिर से अकेली हो गई। सास ससुर से भी इतना घुली मिली नहीं थी, तो उसके जीवन में फिर वही अकेलापन आ गया। पति था, पति बहुत प्यार करता था, लेकिन काम के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा। पति कभी साल 6 महीने में आता और फिर वो बाट जो होती कि कब आएंगे। धीरे धीरे उसको आदत सी हो गई थी गुमसुम रहने की। सुमित्रा को थोड़े दिन बाद एक बालक हुआ, बच्चा हुआ, बेटा। और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसको हमेशा गोदी में खिलाती, चूमती, चाटती रहती, उसी के साथ खेलती। उसके लिए एक खिलौना आ गया था। बचपन से उसने अपना सारा जीवन अकेले ही काटा था, लेकिन अब उसका कोई हमराह बन के आया था, पति से भी बढ़कर। क्योंकि पति प्यार तो करता था, लेकिन वो वहाँ रहता नहीं था। तो उसका बेटा था ना, बस वो अपने एक आँख में एक हाथ से दबाए रहती थी। जहाँ कहीं जाना हो, घूमना टहलना, घर के छत पे, घर में, घर के बाहर कुआं बना था जहाँ से वो पानी ला के और घर में भर के रखती थी उपयोग के लिए, खाना बनाना, बर्तन धोना। तो जब पानी लेने जाती, बाहर जाती,
कहीं, तो बच्चे को वो साथ में लेके रहती, बच्चे से बहुत प्यार करती थी वो अपने। एक समय की बात है, कुएँ के पास में वो बाहर निकली पानी भरने के लिए, और पानी बाल्टी से जैसे निकाल के और नीचे रखती है रस्सी से खींच के, और जमीन पे जो कुएं की जगत बनी होती है चारों ओर, उसके बाहर वो बाल्टी खींचती है और बाल्टी से जो रस्सी छोड़ के और बाल्टी उठाने चलती है, और बच्चा एक हाथ में दबा हुआ है कांख में गोद में, और बाल्टी उठाने चलती है। तब तक जो है उस एकदम से उस पता नहीं क्या हो जाता है, उसका एक हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, और उसके दांत जो कट 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 करने लगते हैं। उसके आँखें के जो ये दीदे हैं, उसकी आँखें जो गोल गोल घूमने लगती हैं, दोनों आँखें गोल गोल घूमने लगती हैं। कुएं के पास कई लोग थे, वो देख के उसको डर जाते हैं कि इस पे कोई शैतान आ गया है, क्या हो गया है। उस समय पुराने 70 की दशक की बात है, 70-80 की, तो आप समझ सकते हैं उस समय गाँव में डायन भूत प्रेत की कहानियां बहुत चलती थीं। कट 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 कर रही है, गोल गोल आंखें घूम रही हैं, बच्चा लेकिन हाथ से नहीं छूट रहा है। एक हाथ से उसका गोद में बच्चा कस के दबाए है, और करीब 5-10 मिनट ऐसे हुआ, और फिर एकदम से वो गिर गई। गिरती है और लोग दौड़ते हैं, दौड़ के जब जाते हैं तो एकदम से उसको उठाते हैं, बच्चे को उठाते हैं। बच्चा रो रहा है, तुरंत वो बच्चे को गोद में उठाती है और उसको गले से लगा लेती है, और सबको इधर उधर घूर के देखती है कि क्या हुआ, क्योंकि उसको उसके साथ जो भी हुआ था उसको पता ही नहीं क्या हुआ है उसके साथ। सुमित्रा सबको घूरे जा रही है, सबसे पूछ रही है कि अभी क्या हुआ है, लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा है। लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या बताएं हम इसको। सुमित्रा बहुत पूछती है तो सास ससुर उसके बताते हैं कि अभी तुमने ऐसा ऐसा किया है। लोग सोचते हैं कि दौरा आ गया, कोई कहता है भूत प्रेत, कोई कहता है चुड़ैल, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं। फिर वो घर चली जाती है। थोड़े दिन बाद ऐसे ही एक बार चूल्हे पे वो रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते फिर वही एकदम से शरीर उसका अकड़ जाता है, और मुंह से कट 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 की आवाज करती है, और आंखें उसकी जोर जोर से घूमने लगती हैं गोल गोल। 5-10 मिनट वैसे ही वे उसी अवस्था में रहती है, उसके बाद फिर गिर जाती है वहीं पे। फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ, और पूछती है क्या करते हैं हम जब वो हो जाता है, कैसे रहते हैं। सुमित्रा बहुत अपने बच्चे से प्यार करती थी, तो वो अब अपने बच्चों को फिर से पास नहीं आने देती है। वो सोचती है कि जब ऐसा होने लगा है तो कहीं मैं फिर अपने बच्चों को, जो हमारा बच्चा है उसके साथ कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, ऐसी हालत में कहीं उसके चोट न लग जाए। तो सुमित्रा फिर से अकेले रहने लगी। 3-4-5 महीने दौरे पड़ते, ऐसे कटकट की आवाज निकालती, हाथ ऊपर, और ऐसे आंखें उसकी घूमने लगती। ये सब चीजें जानकारी मिलती तो लोगों को, तो लोग तरह तरह की बातें करते। फिर उसके पति को सूचना दी गई, तो उसका पति दिल्ली जो बाहर कमा रहा था, जगदीश सिंह, वो घर आया। घर आने के बाद उसने सुमित्रा को कई जगह झाड़ फूक कराया, वैद्य को दिखाया। वैद्य ने बताया कि कोई इसके बीमारी नहीं है। सुमित्रा का पति अब वहीं गांव में ही रुकने लगा, बाहर काम पे जाना उसने बंद कर दिया, क्योंकि सुमित्रा से वो बहुत प्यार करता था। सुमित्रा अब अपने बच्चे से दूर रहने लगी, दूर से पुचकारती, खिलाती, लेकिन गोद में लेके बहुत कम रहती थी, क्योंकि उसको पता था उसके साथ जो भी होता है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही एक रोज सुमित्रा फिर एकदम से अचानक से उसी अवस्था में आती है, और कटकट 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 की आवाज मुंह से निकालती है, और उसकी आंखें जोर जोर से घूमने लगती है। उसका पति, उसके सास ससुर दौड़ते हैं, पूरा मोहल्ला दौड़ता है, और फिर उसी हाथ ऊपर अकड़ गए, उंगलियां पीछे की तरफ चली गई, पूरा शरीर अकड़ गया, आंखें घूम घूम रही हैं गोल गोल। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके पहले वैसा कभी नहीं हुआ था। कुछ दांत से कटकट कटकट हमेशा करती थी, लेकिन सुमित्रा कभी कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन उस दिन वो कुछ बोली, और वो जो एक लाइन बोली वो कहानी बन गई। उसने बोला कि आज के 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। स्क्रीन पर अभी आप ये तारीख देख सकते हैं जिस दिन उसको दौरा पड़ता है, और वो बोलती है कि आज के 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर पूरे गांव वाले सभी परेशान हो जाते हैं जब वो ये बोलती है कि आज के 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। अब इतना कह के ही वो फिर गिर पड़ती है। लगभग 15-20 मिनट उसी अवस्था में रही, उसकी आंखें घूमने लगी। 16 जुलाई 1985 को ये वो घोषणा करती है उसी अवस्था में कि 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। उस दिन के बाद में वो, उसके गांव वाले काफी परेशान हो गए जब वो, लेकिन उसको याद नहीं है कि उसने क्या बोला है कि 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी, या जो भी है। उसको, सुमित्रा को नहीं पता है कि उसने क्या बोला, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता था कि वो उस समय क्या बोलती है। जब उसके ऊपर ये दौड़ा पड़ता है या जो भी होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये वो क्या कहती है। तो गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं, सास ससुर बातें कर रहे हैं, लेकिन जब उसने जो भी बोला था वो उसके हस्बैंड को, जगदीश सिंह को, पति को, वो काट रहा था अंदर अंदर से। शाम हुई धीरे धीरे, लेकिन शाम को उसके पति ने उससे पूछा कि
तुमको याद है कि तुमने उस समय क्या कहा था? तो उसने कहा नहीं, हमको तो नहीं पता हमने क्या कहा था। वो नॉर्मल सी अपना खाना बना रही थी। तो उसके पति ने पूछा तुमने उस समय कहा कि मैं 3 दिन के बाद मर जाऊँ। तो वो सुन के थोड़ा सन्न रह गई। सुमित्रा ने कहा ऐसा मैंने कहा है? तो उसके पति ने कहा हाँ, बीमारी तो कोई थी नहीं, झाड़ फूक भी हो चुकी थी, वैद्य जी भी बराबर दवाइयाँ दे रहे थे। सुमित्रा ने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी 3 दिन में मौत हो जाए। न वो पानी भरती कहीं कुएं में न गिर जाए, न वो खाना बनाती कि मैं आग से न जल जाऊं, छत पे नहीं जाती कि कहीं गिरकर न मौत हो जाए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 19 तारीख आई तो सुबह बहुत अच्छी कटी उसकी। सुबह से दोपहर तक वो अच्छा सा अपना टहल रही है, घूम रही है। वही आज 19 जुलाई 1985 वही दिन था जिस दिन उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। और 19 दिसंबर का पूरा दिन वो सही से उसका कट जाता है। और दोपहर शाम को वो सोचती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अंदर ऊब जैसी लगती है। तो वो सोचती है गेट के पास में खड़ी हो जाऊं। तो गेट के पास में खड़ी होती है हवा लेने के लिए। तो उधर से गांव की सहेलियां जो हैं, गांव के जो उसकी महिलाएं हैं, उसकी सहेली हैं, जानती हैं। और उस पूरे गांव को ये कहानी मालूम थी कि उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। तो वो दिन सबको पता था। तो उधर से एक सहेली निकलती है तो इसको देखती है, तो इससे बातें करने लगती है। और क्या हाल है? बोलती ठीक है, गर्मी लग रही थी तो हम यहाँ खड़े हो गए आके। अभी उससे बात ही कर रही थी और वो एकदम से फिर अचानक से सीधी तन के खड़ी हो जाती है और मुंह से कट 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 की आवाज, आंखें गोल गोल घूमती हैं। उसके बाद में फिर वो शांत पड़ जाती है। न वो हिल रही है, न वो डुल रही है, शरीर भी नहीं हिल रहा है, न बोल रही है। उसकी सहेली सोचती है पता नहीं क्या हो गया, और उसके पास जैसे जाती है और एकदम से वो लकड़ी जैसी, पत्थर जैसी गिर जाती है। वो एकदम से डर जाती है। लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं, घर वाले आते हैं, पति आता है, सास ससुर आते हैं। सभी जैसे ही आते हैं तो देखते हैं सुमित्रा की सांसें नहीं है। सुमित्रा अब जा चुकी थी, सुमित्रा अब नहीं रही। रोना धोना शुरू हो जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, सुमित्रा की नब्ज पकड़ते हैं। नब्ज पकड़ने के बाद में सुमित्रा के पति जगदीश सिंह से वैद्य जी बोलते हैं कि सुमित्रा ने जो कहा था वही हुआ, सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। सब रोने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है क्योंकि सभी को पता था वो कि 19 जुलाई जो उसने डेट अपने लिए तय की थी कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, तो 19 जुलाई 1985 को वो सुमित्रा अपने प्राण त्याग देती है। वो गांव से लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अभी 19 जुलाई 1985 जो है, ये तारीख आप नोट करके रखना, क्योंकि यही तारीख बहुत आगे आपको सनसनीखेज घटना लगेगी। सुमित्रा जा चुकी है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि सुमित्रा ने बचपन से सारे जीवन दुखी झेला है। बचपन में माँ चल बसी, पिता बाहर कमाते रहे, अपने ताऊ के घर रही, खेली कूदी, माँ का प्यार नहीं मिला। शादी हुई तो पति बाहर रहने लगा, बच्चे का प्यार भी ज़्यादा दिन नहीं मिला उसे। जब ऐसी घटनाएं उसके साथ होने लगी तो वो बच्चे को भी पास में नहीं आने देती थी, बहुत परेशान हो गई थी। 19 जुलाई 85 की जो उसने तारीख नियुक्त की थी वो तारीख आ चुकी थी। सुमित्रा जा चुकी थी। लोग रो रहे हैं। सुमित्रा के ससुर जो हैं वो कहते हैं अपने लड़के से तैयारी शुरू करो। गांव में ही शमशान घाट होते हैं। उस समय तो अक्सर गांव में ही लोगों को दफनाया जाता था। बांस वगैरह काटे जाते हैं, उसकी तैयारी शुरू होती है। तैयारी शुरू होते ही सुमित्रा की लाश को अंदर ले जाया जाता है। घर के अंदर वो सारी स्त्रियां हैं, क्योंकि वो सुहागन थी तो उसको नहलाया धुलाया जा रहा है। नहलाया गया, धुलाया गया, उसके सिंदूर लगाया गया। उस गांव की ऐसी प्रथा रही थी कि मिट्टी के तेल भी लगाया जाता था, तो वहीं से तो पूरे शरीर में तेल भी चुपड़ा जा रहा है। सारी महिलाएं बैठी हैं, आदमी सारे गांव के बाहर बैठे, घर के बाहर बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं। लगभग 45 मिनट हो चुके थे सुमित्रा को मरे हुए। 1 घंटा बीतने को हुआ और कुछ महिलाएं जो उसके शरीर पे लेप लगा रही हैं, उसको पहना उड़ा रही हैं चुनरी नहला के धुला के। तो उसमें से एक महिला अचानक सीने पे जब तेल लगा रही है तो देखती है कि उसकी धड़कन एकदम से सुमित्रा की चलने लगी है। तो सुमित्रा की जब धड़कन चलती देखती है तो वो बदहवास सी घर से भागती है बाहर, और भागते हुए वो एकदम से चीखते हुए भाग जाती है क्योंकि वो एकदम से डर गई थी। तब तक पीछे से दूसरी महिला आती है, भागती है। तो गांव के लोग, उसके सास ससुर पूछते हैं क्या हुआ, तो वो महिला बताती है कि सुमित्रा की धड़कन चल रही है और वही कट 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 करके उसके गोल गोल आंखें घूम रही हैं। कपड़े पड़े तो पहने ही चुकी थी। सब लोग अंदर गए, वही चुनरी में लपेटी हुई एकदम से उठ खड़ी होती है सुमित्रा। और जो महिलाएं उसको तेल या वो लगा रही थी, उससे सुमित्रा पूछती है कि
तुम लोग कौन हो, दूर हटो। तो महिलाएं जितनी भी थीं उसके गांव की, वो किसी को पहचान नहीं रही है। सास ससुर उसके अंदर जाते हैं और उसका हस्बैंड जो पति है जगदीश सिंह वो अंदर जाता है। तो सुमित्रा को जब देखता है कि वो जिंदा हो गई है तो उसको गले लगा लेता है। जैसे ही वो उसको गले लगाता है तो सुमित्रा उसको धक्के मार के पीछे कर देती है। धक्का मार के जब जगदीश सिंह को वो पीछे करती है तो आदमी उसका अवाक सा रह जाता है, बोला सुमित्रा क्या हुआ। तो सुमित्रा बोलती है कौन सुमित्रा, और तुम हमें गले क्यों लगा रहे थे, पराये मर्द हो, मुझे इस तरह गले मत लगाओ, दूर रहो। और तुम सब लोग कौन हो जो यहाँ भीड़ इकट्ठा किए हुए हो, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, दूर हटो। उसके बातों में, उसके रंग रूप, उसके चाल ढाल में एकदम बदलाव आ चुका था। पति, सास ससुर, गांव वाले हैरान। वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी देखते हैं। वैद्य जी के देखने के बाद लोगों ने यही अनुमान लगाया कि दौरे जो दौरे पड़ते हैं उसी के कारण शायद सुमित्रा किसी को नहीं पहचान रही है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमित्रा जो अपने बच्चा है जिसको अपने गोद में दबाए हुए अपने कभी अपने से अलग नहीं होती थी, जब उस बच्चे को भी आगे किया जाता है तो वो उसको भी नकार देती है, उसको भी पास नहीं आने देती है, न उससे बोलती है। पहले पुचकारती, दो दुलारती, खेलती, खिलौना था उसके लिए, लेकिन वो उससे भी प्रेम नहीं करती है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, धीरे धीरे न किसी से बोलती है न चालती है, गुमसुम सी रहती है, लेकिन उसके चाल ढाल में बदलाव हुआ है। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी। घर में ही जो भी पढ़ी, उसकी ताऊ की लड़की बड़ी बहन ने पढ़ाया थोड़ा बहुत घर में, तो थोड़ा बहुत वो एक दो शब्द लिखना जानती थी। लेकिन कुछ दिनों से वो चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी लिखती और अपने पति से कहती कि जाओ इसको पोस्ट कर दो। जा पति उसका सोचता कि पता नहीं क्या दौड़ा है या कुछ भी है, उसका दिमाग हिल गया है। जो वो बोलती, पति सोचता था कि जो कहेगी करता रहूंगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। प्यार बहुत करता था उससे, तो उसका पति वो चिट्ठी ले जाके और पोस्ट कर देता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ, चिट्ठी भेजता उसका पति पोस्ट ऑफिस से, और वो लिखती रही, वो भेजता रहा, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही है, न कभी अपने पति को पास आने दे रही है, ना ही वो अपने बच्चे को पास आने दे रही है। 3 महीने बाद लगभग 20 अक्टूबर 1985 को एक व्यक्ति सुमित्रा के गांव पहुंचता है और लोगों से पूछता है कि क्या आपके गांव में कोई ऐसी लड़की है या बहू है जो अजीब अजीब हरकतें करती है। वो आगे कुछ बोलते उसके पहले ही गांव के लोगों ने बताना शुरू किया कि अजीब अजीब हरकत करने वाली एक सुमित्रा है, जो थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही अजीब हरकतें हैं उसकी। पहले वो ऐसा ऐसा बिहेव करती थी, दौड़ा जैसा पड़ता था, उसके बाद वो मर गई, फिर जिंदा हुई, तब से पहचान नहीं रहे। जैसे ही वो व्यक्ति सुमित्रा के बारे में सुनता है कि वो, तो पूछते हैं कहाँ है उसका घर, तो वो वहाँ पहुंचते हैं सुमित्रा के घर, और उनके सास ससुर और हस्बैंड बाहर बैठे थे। उनसे पूछा कि वो कौन सी लड़की है, हम मिलना चाहते हैं। तो बोले आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दिबियापुर से आया हूँ। लगभग 70 किलोमीटर दूर था सुमित्रा के गांव से। दिबियापुर जो है 70-80 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और वहाँ से वो आए थे। उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम राम सिंह त्रिपाठी है और आपके घर से मुझे लगातार 3 महीने से बाई डाक द्वारा चिट्ठी मिल रही है। तो बोलते हैं, उसके पति ने बताया हाँ चिट्ठी तो मैं भेजता हूँ, लेकिन उसको दौरे पड़ते हैं, वो बीमार रहती है, तो वो जो बोलती है वो मैं कर देता हूँ ये समझ के कि कहीं ना कहीं एक दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको तो पढ़ना ही लिखना नहीं आता है, तो क्या लिखती होगी चिट्ठी में। तो बोलते हैं कि जो लिखती है चिट्ठी उसको बुला दो, जो भेजती है आपसे चिट्ठी। जैसे ही सुमित्रा घर से बाहर निकलती है, राम सिंह त्रिपाठी को देखते ही वो गले लगा लेती है। राम सिंह त्रिपाठी को गले लगा रही है और वो रोते ही जा रही है, रो ही रही है बस। राम सिंह त्रिपाठी कुछ समझते, कुछ पूछते पूछते हैं, राम सिंह त्रिपाठी तुम कौन हो, रो क्यों रही हो और हमें चिट्ठी क्यों लिखती हो। सुमित्रा बोलती है राम सिंह त्रिपाठी से कि मैं आपकी बेटी शिवा हूँ, शिवा त्रिपाठी। राम सिंह त्रिपाठी बैठते हैं, लंबी सांस लेते हैं, बोलते हैं तुमने 3 महीने से चिट्ठी क्यों लिखी। उसने बताया कि मैं आपकी बिटिया शिवा त्रिपाठी हूँ। पूरा गांव हैरान है, परेशान है, सास ससुर भी परेशान है, उसका पति भी परेशान है कि सिया त्रिपाठी है तो फिर सुमित्रा कौन है। उसके रोते देख उसके पति ने सोचा कि मैं चुप कराऊं तो उसको पास तब भी नहीं आने दे रही है, वो बस राम सिया त्रिपाठी को पापा पापा कहते रो रही है। गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफ केस लाए थे, बैग में से एक एल्बम निकालते हैं और पूछते हैं ये एल्बम जानती हो किसका है। तो बोलती हाँ ये मेरे शादी का एल्बम है। राम सिया त्रिपाठी उसमें से एक फ़ोटो दिखाते हैं उसके शादी की, उससे पूछते हैं ये कौन है। वो बताती है कि आप हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, ये मेरे हस्बैंड हैं,
ये मेरे सास ससुर हैं। फिर एक आगे फोटो होती है, उस पर उंगली रखती है लेकिन वो चुप हो जाती है। राम सिया त्रिपाठी उससे पूछते हैं, बताओ, इसको भी बताओ, ये कौन है? सुमित्रा जो अपने आप को शिवा कह रही थी, वो बोलती है कि ये मेरी ननद है जिसने मुझे मेरे सर पे पत्थर मार के मेरी हत्या की थी। इतना सुनते ही राम सिया त्रिपाठी अब सुमित्रा को गले लगा लेते हैं और उससे लिपट कर रोने लगते हैं। गांव वाले हैरान हैं, परेशान हैं, दोनों रो रहे हैं। न एक दूसरे को कभी किसी ने जाना न पहचाना। राम सिया त्रिपाठी, सुमित्रा ने बताया कि ननद ने उसके सिर पर पत्थर मार के उसकी हत्या की थी। राम सिया त्रिपाठी जो है दिबियापुर गांव के रहने वाले थे। एक ब्राह्मण परिवार था और उनकी बेटी थी शिवा त्रिपाठी, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1962 को इटावा के डिबियापुर गांव में उसका जन्म हुआ। शिवा एक ब्राह्मण परिवार से थी और सुमित्रा एक ठाकुर परिवार से। दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे, लगभग 70-80 किलोमीटर का फासला। शिवा पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी और उसकी शादी छेदी लाल से हुई थी, जिसके 2 बच्चे हुए, रिंकू और टिंकू। शिवा की शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां हुई। शिवा त्रिपाठी की शादी राम सिया त्रिपाठी ने की। राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज में लेक्चरर थे। शिवा त्रिपाठी ग्रेजुएट इंग्लिश, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली। पूरा गांव देख रहा है कि कैसे सुमित्रा अंगूठा छाप लड़की एक अपने आप को शिवा त्रिपाठी बता रही है और फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती हुई जा रही। राम सिया त्रिपाठी अब कहानी बता रहे हैं, सारे बैठे सुन रहे हैं। 18 जुलाई 1985 को शिवा की मौत हुई। मौत का कारण उस समय राम सिया त्रिपाठी को बताया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है ट्रेन से। राम सिया त्रिपाठी गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने से पहले ही उनके संबंधियों ने, सिया त्रिपाठी के हस्बैंड और ससुराल वालों ने उसको वहीं से पटरी से उठा के और उनको जला दिया। उसके सर में चोट आई, पटरी से कट के कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं मिला जहां से ये साबित हो सके कि उसने ट्रेन से आत्महत्या की है। कुछ कर पाते उसके पहले ही वहीं मिट्टी जला दी गई। उस समय कानून सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। जो उसको हुआ, शिकायत पे पकड़े भी गए, फिर छोड़ दिए गए, कुछ भी नहीं हुआ। राम सिया त्रिपाठी जो सुमित्रा सिंह अपने आप को सिया त्रिपाठी बता रही है, वो उससे पूछते हैं, क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम हमारे घर में इस समय सिया त्रिपाठी जब आखिरी बार अपने ससुराल गई थी तो किस साड़ी को पहन के गई थी? और अभी हमारे अपने घर में, अगर तुम मुझे पापा कह रही हो तो बताओ, अभी बक्से में तुम्हारे घर में कितनी साड़ियाँ रखी हैं और कौन कौन सी साड़ियाँ रखी हैं? सुमित्रा जो अपने आप को सिया त्रिपाठी बता रही थी, वो बताती है कि फला फला साड़ियाँ पहन के गई थी और फला फला में कपड़े अभी हमारे बक्से में रखे हुए हैं। सुमित्रा जिद करती है और राम सिया त्रिपाठी उसको अपने घर ले जाते हैं। उसका जो अभी यहाँ एक बच्चा था, उसको वो मुंह नहीं लगा रही थी, लेकिन अपने घर पहुंचती है सुमित्रा सिया त्रिपाठी के रूप में और अपने रिंकू टिंकू को गले लगाती है, उन्हें खूब प्यार करती है, अपनी माँ से लिपट के खूब रोती है। सुमित्रा जो सिया त्रिपाठी कुछ दिन वहाँ रह के फिर वापस अपने घर आती है जगदीश सिंह के पास, क्योंकि वहाँ तो उसके पास कुछ नहीं था। उसकी आत्मा जो अब सुमित्रा सिंह के शरीर में थी, वो वापस फिर सुमित्रा के घर आती है और क्योंकि सुमित्रा का पति उससे बहुत प्यार करता था तो वो उसको फिर अपना लेती है सिया त्रिपाठी, और उसके एक बच्चे को भी अपना लेती है और अपने रिंकू टिंकू को लेकर उसी के साथ में रहने लगती है। यह कहानी उस समय खूब मीडिया में फैली। जब कहानी मीडिया में फैली तो दूर दूर से वैज्ञानिक लोग आने लगे, साइंटिस्ट लोग आने लगे, पुलिस कानून को जानकारियाँ हुई। उसी कहानी, उसकी गवाही के बेसिस पे सिया त्रिपाठी के पति की गिरफ्तारी हुई, जिसकी पेपर की कटिंग स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो वैज्ञानिक हैं, लगभग 50 लोगों की टीम आती है, इंटरव्यू होते हैं, बीबीसी समाचार पता नहीं कितने 50 तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। सुमित्रा जो अपने आप को सिया त्रिपाठी बताती है, सभी इंटरव्यू में पास होते हैं। उसके ससुर, उसके सास, गांव वाले, सिया त्रिपाठी, राम सिया त्रिपाठी, जहाँ से वो सिया त्रिपाठी ने शिक्षा ग्रहण की थी, हर जगह से सबूत पूछताछ की जाती है, छोटी छोटी जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। लगभग 21 पन्नों में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट बनाई कि हाँ, यह पुनर्जन्म की कहानी इकलौती ऐसी कहानी है जो सही है। लेकिन मैं विमलेश सिंह आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या यह पुनर्जन्म की कहानी है? एक तरफ सिया त्रिपाठी की हत्या हो जाती है, दूसरी तरफ सुमित्रा सिंह अपने शरीर से जाने वाली है, उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाला जा रहा है, क्योंकि उधर सिया त्रिपाठी की एक गुमनाम मौत हो चुकी थी। कौन सी ऐसी शक्ति थी जो एक
जिंदा शरीर में एक मृत आत्मा को डालकर उसको जिंदा करने जा रही थी। एक दिन पहले सिया त्रिपाठी की हत्या होती है और इधर एक दिन पहले सुमित्रा की मौत होती है और उधर सिया त्रिपाठी की आत्मा सुमित्रा के शरीर में आती है। लेकिन जो 3-4 महीनों से लगातार उसके शरीर में जो अजीब सी घटनाएं हो रही थी, फिर वो कौन कर रहा था। सनातन संस्कृति में भी भूत प्रेत, आत्माओं, भगवान को लेकर कई जानकारियां दी गई हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे तबके के लोग इन सभी कहानियों को झुठलाते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। सुमित्रा के शरीर में सिया त्रिपाठी ने अपना जीवन फिर से शुरू किया, जगदीश सिंह के साथ, रिंकू टिंकू और अपने सुमित्रा सिंह के बच्चे के साथ। 13 साल तक वो फिर जिंदा रही और फिर बीमारी के बाद उसका देहांत हुआ। 2011 तक कई तरह की टीमें जांच करती रहीं और उन्होंने इस कहानी में एक भी झोल नहीं पाया। कौन है जो इस दुनिया को चला रहा है? कौन है वो क्रिएटर जिसने दुनिया बनाई? क्या आपको इस कहानी से जरा सा भी ये विश्वास हुआ कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना। आपको कहानी अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करना और इस कहानी को अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। अगर ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह सच्ची घटना अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो हमारे द्वारा तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।